जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सामन। और साथियों, साक्षात्कार के इस क्रम में आज हम आपको एक ऐसी प्रणम्य प्रतिभा से मिलवाना जा रहे हैं जिसने विद्यार्थी जीवन में ही, जब वो कक्षा चौथी में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने हिमालय की यात्रा की थी। उनका मन ही वैरागी था और साधना के बल पे उन्होंने आज अपने मन को इस कदर साध लिया है कि आज वह चूंकि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्यार्थी हैं, लेकिन चिकित्सा की दुनिया में अद्भुत काम कर रहे हैं। आजकल महिलाओं के साथ एक समस्या है कि अगर कोई औरत है, अगर मान लीजिए उसको बच्चा होने वाला है, तो पहले एक तरह से सामान्य अवस्था में बच्चा होता नहीं है। अक्सर लोग ऑपरेशन करवा देते हैं, वो पेट को चीरफाड़ करना होता है। तो आपने बताया था कि एक ऐसी दवाई आपके पास है जिसको आप दे दीजिए तो बच्चा नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ऐसा है? ऐसा है? हाँ। अच्छा। और वो होम्योपैथिक चिकित्सा में भी है जी, और गाय चिकित्सा में भी है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ। नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए जी, यानी होम्योपैथिक में है कि उसको दे देंगे तो फिर आसानी से बच्चा जो बस दिया गया कि बस वही बच्चा बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका कंडीशन होता है, उस कंडीशन में ही आप देंगे तब? उस कंडीशन में ही देंगे और उसी समय देंगे। हाँ। हाँ। जब देखेंगे बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू होगा हाँ। उसी दिन उसको दिया जाएगा। अच्छा। आप जो आजकल के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, ईश्वर के अवतार होते हैं चिकित्सक। तो आज के जो चिकित्सक हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके पास तो अभी कल ही आपने इलाज किया, एक दिल्ली में है, उनको पथरी हो गया है और ऑपरेशन के लिए तैयार थे, एक शिक्षक हैं, लेकिन आपने यहीं से दवा लिख दी और मैंने देखा है कि कितनों के मैंने आपने पथरी दिला दी है, उनके लिए भी आपने इलाज किया। तो आपके पास तो दूसरे राज्य के भी मरीज आ जाते हैं। तो आज के जो चिकित्सक हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? भाई बात इसमें है कि आज तो शिक्षक को, चिकित्सक को जो है मैंने जो बात आती है, मैंने श्रद्धा स्नेह की बात, तो आज तो चिकित्सा के नाम पर डकैती हो रही है। ये कड़वी सच्चाई है। कि मैंने आज डकैती हो रही है। और हमारे निर्देशक जो थे वो चिकित्सक के यहाँ पानी नहीं पीते थे। अच्छा। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप आखिर डॉक्टरों के यहाँ, कहें डॉक्टर डाकू होता है इसीलिए हम उनके यहाँ पानी नहीं पीते जी, है ना? तो मैंने उसके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। जाते हैं तो गाड़ी पढ़ते से, मतलब यही आपका प्रयोग है। इसी से आपके पास देखिए, इतना सुबह मैं बाबा जी के पास आया हूँ और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बाबा जी का नाम भी आज तक मुझको नहीं पता है। मेरे गांव के बगल में ही रहते हैं और हमको लगा किसी को भी नहीं पता रहता है। सब लोग श्रद्धा भाव से बाबा जी कहते हैं और बाबा जी से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर आप नाम बता देते तो पहली बार तो हम भी नाम जान जाते, सब जान जाते जी। देखिए, विद्यालय का नाम जो है रखा शिवा प्रसाद है। शिवा प्रसाद? हाँ ना जी। अच्छा। तो जब मैं पढ़ने लगा तो अक्सर हमको लोग भाई जी कहा करते थे। भाई जी। तो लोग जोड़ दिए तो बोले शिव प्रसाद भाई। अच्छा अच्छा। है ना? शिव प्रसाद भाई जी। इसलिए कि गांधी आश्रम में अक्सर सबको लोग भाई जी कहते हैं, बहन जी और भाई जी कहा जाता है। अच्छा। आप गांधी आश्रम में रहे हैं? हाँ। तो गांधी आश्रम में वहाँ पे सब लोग सेवाग्राम, गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम है जो वर्धा में है। वहाँ पे आप कितने दिन तक रहे थे? तो वर्धा में तो नहीं, कल भाई पूरे दिन के लिए पढ़ने के लिए गया था मैं। अच्छा अच्छा। तो मैं विनोबा जी के आश्रम में रहा करता था। विनोद जी। तो विनोबा जी के आश्रम से ही मैंने वहाँ गया था। जी जी। और आश्रम में अक्सर लोग भाई जी बहन जी कहा करते, तो हमको तो शिव प्रसाद भाई कहने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। अच्छा। तो लेकिन अविवाहित होने की वजह से हमको कुछ लोग ब्रह्मचारी भी कहते थे। हाँ, आज भी लोग, हम लोग गाँव में तो सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी के पास जाते हैं दवा लेने के लिए। अब फिर ये गायों का जब से मैंने काम शुरू किया, गो सेवक। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो गोपाल हैं। गोपाल जी है ना? हाँ। तो फिर मेरे गोपाल भाई हाँ। शिव प्रसाद और ब्रह्मचारी कर दिए लोग।
जी जी जी, समझ गए आप? सारा नाम होगा जी। गोपाल भी कहते हैं लोग, हाँ, भाई जी भी कहते हैं जी। और शिव प्रसाद नाम से तो गिने गिने लोग, सर्टिफिकेट का नाम शिव प्रसाद। सेवा कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि जिन मरीजों को डॉक्टर कहते हैं कि अब उनकी पथरी बड़ी हो गई है, अब उसको चीर के ही निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन मरीजों का भी इलाज करते हैं और या तो उस पथरी को गला देते हैं या बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही बाहर पथरी निकल जाती है। मैंने देखा है कि अगर कोई गर्भवती महिला है, उसका बच्चा होने वाला है और डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं कि सामान्य प्रसव नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और बाबा जी, जिस चिकित्सक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें लोग श्रद्धा से बाबा जी कहते हैं। चूँकि उन्होंने शादी भी नहीं की है तो लोग ब्रह्मचारी भी कहते हैं। गायों की पालन करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, गोरक्षक हैं, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहते हैं। उनका मूल नाम क्या है इसे कोई नहीं जानता है। और आपसे मैं बता दूं, वह मेरे ग्राम के ही रहने वाले हैं। अमवा बाजार के बगल में ही एक गांव है, टड़वा गांव, वहाँ के रहने वाले हैं। किसी को भी उनका नाम नहीं पता है, सिर्फ उनका काम पता है। अद्भुत काम, देखने में एकदम साधारण इंसान, लेकिन काम इतना अद्भुत कि सबकी जुबान पे और सबके दिलों में राज करते हैं। कभी आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? अच्छा। मतलब मन पे साधना है, साधक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो साधना, योग की साधना भी है। और विशेषतः अक्सर जो गाय का सेवा करता है वो जनरली सीधा साधा होता है। गाय की तरह गाय होता है। जी जी। में और यदि आदमी को गुस्सा हो और वह गाय के सींग के पास जो होता है उसके पास हाथ रख दे तो गुस्सा कंट्रोल में आ जाया करता है। अच्छा, मतलब गाय के सींग पे हाथ रख देना तो गुस्सा कंट्रोल में हो जाएगा। हाँ, सिर का भाग जो नीचे वाला भाग होता है उनका अपन सुगरा दीजिए इस तरफ है, जो उनका सींग का भाग के नीचे होता है बीच भाग में। जी जी जी। तो आपका गुस्सा तत्काल कंट्रोल हो जाए। गुस्सा भी एक बीमारी है। अच्छा, हाँ, आप पीठ पे सहला दीजिए तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा। तो और फीवर जैसे बुखार आपको हो गया है तो गाय का जो कंबल होता है नीचे वाला भाग, जी जी। आप उसको सुराइए, देखिए आपका ज्वर तत्काल डाउन हो जाता है। अच्छा, हाँ, है ना जी। यह तो मैंने यह चिकित्सा है। लेकिन यदि गाय खुद आपकी चिकित्सा करती है जी जी जी, तो उसकी अलग व्यवस्था है। गाय भी करती है चिकित्सा, गाय भी करती है। इसलिए कि हमारे ऊपर जब भी कोई ऐसी बात आई है तो गाय हमारा साथ दी है। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं जब भी देखता हूँ वर्षों से तो आपके द्वार पे गाय माता हैं और अनगिनत गाय माता हैं और शुरुआत से ही मैंने देखा। शुगर की समस्या है तो शुगर को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है, महसूस किया है अपने घर परिवार से, समाज से, कि लोग आपके वहाँ से शुगर का इलाज करवाते हैं और नॉर्मल एक डिबिया में आप दवाई दे देते हैं तो उससे शुगर एकदम प्री में आ जाता है और एक तरह से नहीं के बराबर हो जाता है। शुगर तो कहते हैं कि समाप्त नहीं होता है, हो गया एक बार तो, लेकिन एकदम मतलब कि तह पे आ जाता है, नीचे पर आ जाता है जी। तो इसका अब आपको बता रहा हूँ, तो ये तो होम्योपैथी चिकित्सा में भी है। उन्होंने हिमालय की यात्रा की, उन्होंने तपस्या की और उन्होंने गो रक्षा सत्याग्रह आंदोलन भी किया मुंबई में। नाम उनका शिव प्रसाद गोपाल जी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने, मतलब कहाँ से उन्होंने अध्ययन किया, कैसे क्या किया कि उन्होंने इस स्थान को, मुकाम को हासिल किया। साथियों, आज इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वह हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्यार्थी हैं, लेकिन उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि आप होम्योपैथ पे रिसर्च कीजिए, काम कीजिए, अध्ययन कीजिए। और उन्होंने गुरु के कहे हुए मार्ग पे अपना कदम बढ़ाया और आज के दौरान, आज के दिन, इस दौर में किसी भी मरीज को जब वो दवा लिख देते हैं और वह उसका पालन करता है, सेवन करता है, तो उसकी बीमारी छूमंतर हो जाती है। बहुत दूर दूर से उनके पास मरीज आते हैं। और रहस्य की बात मैं बता दूं कि सूर्योदय होते ही उनके पास मरीज आने लगते हैं और सूर्यास्त के बाद तक मरीज आते रहते हैं। दिन भर उनके पास जमावड़ा रहता है। और हाँ, वो जहाँ बैठते हैं, जिस पर्ची पे दवाई लिखते हैं, उस पे
कुछ नहीं छपा होता है, सिर्फ सादा कागज होता है, उसी पर लिख के देते हैं। अच्छा, इस बात को सुन के मुझको अपनी बात याद आ रही है। जब मैं तैयारी करता था, पढ़ता था, तो सुबह में उठ के गाय माता के गोबर में उठाता था, ठीक ना, गोबर उठाता था, उनकी सेवा करता था, छांटी काटता था, सब करता था। तो देखिए आज नौकरी भी लगी हुई है। सही बात है, आपने बात कही है, बात कहीं ना कहीं सही भी है। भावना की वजह से गाय को माँ मानते हैं, फिर उसके पास तो नहीं मानते जी। विशेष बात यह है कि गाय की गोबर और मूत्र में यानी शुगर को कंट्रोल करने की व्यवस्था है। अच्छा, हाँ। इसके यानी रहस्य है। हाँ जी। तो जब हम जाएंगे, है ना, तो वहाँ पेशाब भी रहती है, गोबर रहता ही है। जब मैं उस पर चलता हूँ तो कंट्रोल करता है वह। हाथों से जब उठाता हूँ तो हाथ पैर जब दोनों में लगते हैं वो कंट्रोल होता है। और गोबर उठाया, पेशाब सब धो दिया, अंश बढ़ा जाता है। तो जब मैं खाना खाता हूँ जी, तो फिर वो अंश मेरे अंदर जाता है और शुगर कंट्रोल कर देता है। शुगर कंट्रोल, बात समझ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे अधिक मीठा मैं खाता हूँ। अच्छा, मीठा खाना मेरा स्वभाव है, लेकिन शुगर हमेशा नॉर्मल रह जाता है, नॉर्मल शुगर बढ़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ गए ना? गाय के सानिध्य में शुगर और ब्लड प्रेशर की बात की आपने, तो शुगर भी खतरनाक है, ब्लड प्रेशर जहाँ शुगर होगा ब्लड प्रेशर आ जाएगा। शुगर वाले ब्लड प्रेशर हो जाया करता है। जी जी जी। अब ब्लड प्रेशर जो है जैसे हाई, तो जो गायों का पीठ होता है ना, जो टीला दिखाई दे रहा है, जी जी जी, उस पर हाथ रखकर घुमाई देखिए, शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तत्काल 5 मिनट के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, गाय के ऊपर हाथ फेरने से? पिछिया पर हाथ फेरिएगा ना, हाथ धरते ही कंट्रोल करना शुरू कर देगा, 5 मिनट नहीं लगेगा। जी जी जी, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य आ जाएगा। सामान्य आ जाएगा। तो जनरली हमको लोग को देखते हैं कि वो गायों को ऐसे स्कूल आते हैं। अच्छा, हमको अक्सर में देखते हैं, जहाँ बैठते हैं कहाँ तहाँ वहाँ कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई आधुनिकता नहीं, सिर्फ सेवा और समर्पण है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वह 5 बिंदुओं पे रिसर्च करते हैं, और 5 बिंदु कौन कौन से हैं? चरखा पे वो रिसर्च करते हैं। गांधीवादी विचारधारा है, चरखा चलाते हैं, चरखा से, रुई से वह सूत बनाते हैं, सूत काटते हैं, और उससे जो कपड़ा बनता है उसी को धारण करते हैं। इतना अद्भुत व्यक्तित्व है कि मैंने उनके चरणों में कभी मैंने चप्पल नहीं देखा है। ठंड के दिनों में भी वो वैसे बैठते हैं, वैसे ही चलते हैं। सुबह में जब जाइए तब वैसे ही, प्रातः काल में जग जाते हैं, जगने के बाद गाय की सेवा में लग जाते हैं, गोबर उठाना, साफ सफाई करना, सब कुछ करते हैं। और कोई मरीज जाता है तुरंत उसकी सेवा करते हैं। चरखा पे प्रयोग करते हैं, अनुसंधान करते हैं, चिकित्सा पे अनुसंधान करते हैं। हाँ, ये काम शुरू किया मैं। अच्छा, लेकिन अब बाद में धीरे धीरे जब वो किया होना शुरू किया मैं जी, अक्सर विद्यालय जाने से लेट हो जाता था। वहाँ लेट होता था जी। इसलिए कि लोग हमारे पास आते थे, तो आ जाता। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई मिल गया, है ना जी, देखा प्रशांत, मैं उससे पूछता, फिर उसको मैं वहीं दवा लिख देता। अच्छा। जी जी, ये दवा लेकर के आप खा लीजिएगा, होम्योपैथिक दवा, बहुत सस्ती सी दवा, ऐसे आराम मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो अक्सर विद्यालय लेट हो जाया करता था। और जब विद्यालय जाता था तो जब मैं पढ़ाना शुरू करता था तो अन्य गाँवों के जो लोग होते हैं वो भी आकर करके स्कूल में बैठ जाते थे दवा लिखवाने के लिए? हाँ। अच्छा, यानी कि एक चिकित्सक और एक शिक्षक एक साथ साथ जी। तो भाई आप लोग किस लिए आए हैं? तो मैंने यह है कि भाई ये समस्या है जी। तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ करके और चिकित्सा का काम शुरू कर देता था, है ना। शुगर कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका और निरंतर श्रम। चूँकि वो साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में अद्भुत काम कर रहे हैं।
इसके साथ साथ शिक्षा पर भी मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आज की शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या सोचते हैं, आज के शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने तटस्थ भाव से अपना विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि आज के शिक्षक बहुत ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आचरण में सुधार की ज़रूरत है, सदाचरण की ज़रूरत है। तब ज्ञान और सदाचरण जब रहेगा तो वो विद्यार्थियों में स्नेह से संस्कार भर पाएंगे। और इसी क्रम में मैंने उनकी बातों के बीच में मैंने अपनी 2 पंक्तियां जोड़ी कि शिक्षण एक कला है, शिक्षक है कलाकार। शिक्षण एक कला है, शिक्षक है कलाकार। शिक्षार्थी में स्नेह से भरता है संस्कार, भरता है संस्कार। तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक के मन में अथाह स्नेह का भाव होना चाहिए। कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज के जो शिक्षक हैं, उनके लिए आप 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे। अरे भाई, उसमें जो बात आती है शिक्षा के संदर्भ में, तो शिक्षक का पूरा जीवन ही जो है पढ़ाना है और पढ़ना है ना। शिक्षक के अंदर जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका चरित्र होता है। जी। चरित्र के बाद उसकी ज्ञान की बात आती है। यदि उसके पास ज्ञान नहीं, उसके पास चरित्र है, तो चरित्र से भी विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकता है। जी। बात आती है आचार, विचार, तत्पश्चात प्रचार। आचरण है ना। आचार माने हमारा आचरण होगा, है ना। फिर हमारा आचरण विचारों में होगा, जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारा आचरण होगा। आचरण और विचार, है ना। जब आचरण सही है, विचार सही है, तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रचार स्वाभाविक रूप से होने लगेगा, हो जाएगा, विद्यार्थी सीख भी जाएगा, संस्कार भी उसको मिलेगा। संस्कार मिलेगा। तो अब आज के शिक्षक में ज्ञान तो है, आचरण की कमी है। बिल्कुल। और आचरण ही मुख्य चीज़ है, आचरण ही जरूरी है। शिक्षक के अंदर सबसे पहले चरित्र पर उसका होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, साथ में उसके अंदर स्नेह होना चाहिए। आज स्नेह की भी कमी है। आज अध्यापक मात्र शिक्षक जो है नौकर हो गया है, आज उसके स्नेह नहीं कर गया। विद्यार्थी के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, अपनत्व की भावना होनी चाहिए, आज उसी कमी। देखिए, आपकी बात को सुन के 2 पंक्तियाँ, मेरी ही पंक्तियाँ मुझको याद आ रही हैं कि शिक्षण एक कला है, शिक्षक है कलाकार। शिक्षण एक कला है, शिक्षक है कलाकार। शिक्षार्थी में स्नेह से भरता है संस्कार। तो स्नेह जरूरी है, तभी संस्कार भर पाएगा। कृषि पे भी अनुसंधान आप करते हैं, इसके साथ साथ गोरक्षा, गायों से हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आपने हमें यहाँ तक बताया कि अगर बीपी शुगर की समस्या है, बीपी हाई लो हो रहा है, तो गाय की पीठ को आप कई बार सहला दीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। गाय के पेट का जो निचला हिस्सा है उसे सहला दीजिए तो आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको बात बात पे क्रोध आता है तो गाय की जो दोनों तरफ की सींग होती है उसके बीच में आप सहलाइए, उस पर हाथ फेरिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें आपसे जानने और सीखने का अवसर मिला। 5 चरखे पे अनुसंधान, चिकित्सा पे अनुसंधान, शिक्षा पे अनुसंधान, कृषि और गोरक्षा पे अनुसंधान। तो जो चिकित्सा पे अनुसंधान है, तो जो होम्योपैथी का इलाज करते हैं, तो एक तो मान लीजिए पहले से अनुसंधान हुआ होगा, अब बहुत है आप खुद से अनुसंधान करते हैं। गोरक्षा बताइए ना। हाँ, गोरक्षा जी, है ना। हाँ, तो गाय का महत्व कैसे बढ़ेगा चिकित्सा में? जी जी जी, की जो गाय पैथी जो ऐसे निकल रही है, हाँ हाँ, है ना जी। अब गायों से जब चिकित्सा का जब हम जोड़ देते हैं, वहाँ सारी दवाइयाँ जो जिस तरह से होम्योपैथी से हो रही है, गायों से होनी चाहिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही है ना। तो ये जो भी ज्ञान है, तो जब आपने हिमालय यात्रा की थी 9 साल की उम्र में, तो वहाँ से भी तो बहुत कुछ जड़ी बूटी हाँ मतलब तो हाँ, अरे भाई जड़ी बूटियाँ तो खाना वहाँ की बात, अब ना वहाँ की समझ में आया कि यहाँ कितनी कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ जब चिकित्सा के बारे में जब अध्ययन किया मैं, हाँ तो मुझे लगा करे वो सब कुछ जानकारी तो वहाँ छोड़ सारी वो सब चीज़ें तो मैंने और दुर्लभ हैं। तो हिमालय की यात्रा 9 साल की उम्र में आपने की थी, किस वर्ष गए थे आप वहाँ? हाँ अरे अभी चाइना और उसमें जो बार हुआ था ना। हाँ हाँ, चाइना बाग, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हमारे उधर से आने के बाद हुआ था वो। अच्छा अच्छा, यानी आप 1980 से पहले गए थे? अरे हम अब प्राइमरी पास किया नहीं था, हाँ, तभी मैं चला गया था। तभी आप चले गए थे। अच्छा, ये जो शिक्षा पे अनुसंधान, तो शिक्षा से संबंध के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? हाँ, शिक्षा जो है जैसे प्रकाश के लिए जरूरी है कि मेरा नॉलेज होना चाहिए। हाँ है ना जी, जिसके पास जितना ही अधिक नॉलेज होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। हाँ, और शिक्षा जो है एक दिन में तो प्राप्त की नहीं जा सकती है, ये तो साधना है, साधना है। वो साधना है जी। तो शिक्षा जरूरी है, शिक्षा हम प्राप्त करें हम्म, और शिक्षा प्राप्त करना और फिर शिक्षा का प्रसार करना जी। यानी शिक्षा देना। हाँ हाँ हाँ, तो जब हमारे पास शिक्षा रहेगी तभी हम शिक्षा दे दे सकेंगे जी। जैसी हमारी शिक्षा होगी हम वैसे ही हम शिक्षा देंगे। हाँ। तो इसलिए सीखना है, सिखाना है। सिखाना है, सीखना, सीखो और सिखाओ। तो जितना ही हम सिखाएंगे उतना ही हमारा वो बढ़ेगा, अस्थायी होगा। हाँ, है ना, जी, इसलिए सीखो और सिखाओ। सिखाओ जी जी, है ना, हाँ, शिक्षा प्राप्त करना, अधिक से अधिक सीखना और अधिक से अधिक सिखाना। जी। तो हम शिक्षा तो प्राप्त करेंगे, सीखेंगे और सीखने वाला मिलेगा तब उसको सिखाएंगे। अगर सीखने वाला नहीं है तो उसको सिखाएंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मुझको सिर्फ काम करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, निवेदन किया कि आपकी ज़िंदगी से आज की युवा पीढ़ी सीखेगी, आज का समाज सीखेगा कि कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। आपने बताया कि विद्यार्थी जीवन में ही आपने हिमालय की यात्रा की थी, आपने साधना किया, आप गुफाओं में रहे, वहाँ से आने के बाद आप समतल पे जब आए तो नदियों के किनारे टहला करते थे, जंगलों में आपने गुजारा किया, गोरखपुर में आपने साधना की, गोरखपुर का जो जंगल है वहाँ पे आपने साधना की। और सच बताएं तो जो सन्यासी होते हैं, कैसे आप घर में रह के, समाज में रह के सन्यास आश्रम में जी सकते हैं, सन्यासी बनकर जी सकते हैं, ये कोई बाबा जी से सीखें। वह आपका मन ही है वैरागी, वैराग का भाव बचपन से ही है। जब आप बाल्यावस्था में थे, पढ़ने जाते थे, तो आपने बताया कि जब आप स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो छुट्टी के बाद भी आप स्कूल में रहते थे। चूँकि कटकुइयाँ के पास, यहीं कुशीनगर में कटकुइयाँ है, वहाँ नाना का घर आपका है सिमरा में, वहाँ नाना के घर गए, वहाँ प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ना शुरू किए। तो प्राइमरी स्कूल में छुट्टी के बाद भी आप रहते थे, हमेशा वहीं रहते थे, चिंतन मनन करते थे। बाकी आपकी शुरुआती पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय अमवा बाज़ार, जो मेरे घर के ठीक सामने है, उसमें आपकी पढ़ाई हुई थी कक्षा 4वीं तक। पुनः विद्यार्थी जीवन में आप आ गए, उसके बाद से आपने योग साधना पर प्रकाश डाला, अध्ययन किया, साधना किया और गुरुकुल की पढ़ाई के लिए आप हरिद्वार की तरफ प्रस्थान कर दिए थे। गोरक्षा सत्याग्रह आपने मुंबई में चलाया। गायों की सुरक्षा कैसे की जाए, आपकी एक बात हमें बहुत ही मर्मस्पर्शी लगी। आपने कहा कि लोग गायों को तो पालते हैं, दूध भी निकालते हैं, बछड़ा होता है, लेकिन एक समय के बाद वह गाय बूढ़ी हो जाती है, और जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो लोग कत्लखानों में उस गाय को बेच देते हैं और गाय की हत्या होती है। इस हत्या से हम गाय को कैसे बचाएं, इस पर भी आपने अनुसंधान किया है, और मैं आपसे विस्तार में बात भी करूंगा और उसे लिपिबद्ध करके प्रकाशित भी करवाने की कोशिश करूंगा कि आपका रिसर्च किस कदर है। अब तो मुझको खुशी हुई कि आप लिख रहे हैं, तो आप लिखिए और उसको प्रकाशित करवाने, अर्थात आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि आप इतने देश समाज की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी सेवा तो मैं
श्रद्धा भाव से करूँगा। नहीं और जो मेरे विचार हैं जरूर लिखिए, है ना, बिल्कुल जो मेरे विचार हैं अब लिखूंगा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ आप उसको जो है खुद आप लिपिबद्ध करें। जी बिल्कुल, है ना। हाँ। आइए अब मैं कभी बताऊंगा कि मेरे विचार ये हैं, जैसे ये आपको जो बताया हम जी 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 कि चरखे की क्या दृष्टिकोण है, चरखा क्या जरूरी है जीवन के लिए, पूरे समग्र जीवन की साधना के लिए पूरा हम आज़ाद कैसे रहेंगे, ये 5 सूत्र हैं उसके। 5 सूत्र हैं, ठीक है। पूरी आज़ादी के लिए हमको आज़ादी तभी मिलेगी जब हम 5 सूत्रों को लेकर साथ में चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम केंद्रीय विद्यालय गांगरानी से जब भी छुट्टी होगी आपके पास आएंगे तो जरूर मिलेंगे और लिखेंगे भी। लिखिएगा मेरे जो विचार हैं थोड़ा उसको प्रसाद करें। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उससे जनहित हो सके और आज की युवा पीढ़ी भी उसको सीख सके कि कैसे जीवन जिया जाता है। क्योंकि कहावत है ना कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। और सोचिए, मुझको तो आश्चर्य होता है कि आप जिस पर्ची पे लिखते हैं उस पर्ची पे भी कुछ भी नहीं प्रिंटेड होता है, मतलब ऐसे सादा कागज है, इस पे आप दवा लिख देते हैं। आप जहाँ बैठे हैं ऊपर कोई बैनर है ना कुछ भी है, लेकिन देखिए सूर्योदय होते ही लोग आपके पास आ जाते हैं। यह भाव है, ये श्रद्धा है। आपके वहाँ आने का मतलब विचार नहीं, भाव दिखता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे इस समाज को भी सीखना है, बहुत कुछ है। आपने हमें बताया कि विनोबा भावे का जो आश्रम है, पवनार आश्रम जिसे कहते हैं, मुंबई में है, वर्धा के समीप है। वहाँ पे भी आपने साधना किया, ज्ञान अर्जन किया। इसके साथ साथ सेवाग्राम यानी गांधी जी का जो आश्रम है वर्धा में, वहाँ पे भी आपने सेवाएं प्रदान की। और आपने बताया कि वहाँ पे सेवाग्राम में एक लाठी थी जिसके संदर्भ में आपको लोगों ने बताया, वहाँ के साधकों ने बताया कि उस लाठी से महात्मा गांधी सांपों को पकड़ते थे और ले जाकर खेतों में छोड़ देते थे। कभी उन्होंने सांपों को मारा नहीं, सांप को पकड़ के खेतों में छोड़ देते थे। एक तो सांप की ज़िंदगी बच गई, हमारी ज़िंदगी सुरक्षित हो गई और खेत की रखवाली भी हो गई। ये बहुत ही रोचक बात रही। और अंत में आपने बताया कि आपने कुछ दिनों तक गोरखपुर में शिक्षण कार्य भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि अंत में, चूंकि मेरे गांव के बगल वाले गांव में ही आप हैं, लेकिन मैं जब छोटा था तब से मैं आपके पास जाता था इलाज करवाने के लिए, कभी भी और अभी तक कभी ये किसी को नहीं पता रहा कि आपने भी कुछ कविताएं लिखी हैं। लेकिन साक्षात्कार के क्रम में आपने अपनी कविताएं भी प्रस्तुत की। मैंने मेरी पहली कविता लिखी है, उसमें लिखा है कि श्रद्धा के पावन तट पर, श्रद्धा के पावन तट पर जी, दहकती ज्ञान की ज्वाला। वाह। श्रद्धा के पावन तट पर दहकती ज्ञान की ज्वाला, कर्म भूमिका पर मेरी शोभती सुंदर संसारा। वाह क्या बात है ना। सुनाई, जिसे सुनकर बहुत मन प्रसन्न हुआ कि आप शिक्षक भी रहे हैं, चिकित्सक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। और आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। मैंने कभी नहीं देखा है, आप जहाँ बैठ के दवाई लिखते हैं, आसपास में मैंने देखा है कई बार 20, 25, 50 मरीज आके खड़ा हो जाते हैं और मेरी दवा पहले लिखिए, मेरी दवा पहले लिखिए। कई बार तो कुछ लोग मतलब ऊंची आवाज़ में भी बोल देते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है, सुना है। लेकिन आप शांत समुद्र की तरह रहते हैं। हवा का झोंका आया और गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया का रंग आपके ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन आपके रंग से सब रंग जाते हैं। यह है आपका व्यक्तित्व। आधुनिक दौर में आपका व्यक्तित्व प्रणम्य है, धन्य है। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आज का समाज बहुत कुछ सीखेगा। हमारे जो भी दर्शक हैं आपसे बहुत कुछ जानेंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक अगले व्यक्तित्व के साथ। बाबा जी का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बाबा जी से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगता है, निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा होता है और वो सेवा चमत्कार भी दिखाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।